राधे राधे आप सभी को। अगर आप भी ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो बाकी विद्यार्थियों की तरह आप भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ईओआरओ के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट पॉलिटिका है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार अच्छी भाषा के अंदर आपको यहाँ मिलने वाला है। तो फटाफट से जाकर के अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर यहाँ पढ़ाए जाने वाले सारे टॉपिक का पीडीएफ भी मिलेगा विथ पीवाईक्यू भी मिलेंगे। अगर आपने 1 तारीख से पहले पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन करवा दिया जाएगा, अन्यथा जो एक हमने बैरियर के रूप में फीस रखी है मात्र ही 100 रुपए, तो वो आपको फिर पे करने होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम इंडियन पॉलिटी के अंदर कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था। हमने जाना था कि राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और एक व्यवस्थित सरकार बाहरी दबावों से मुक्त संपूर्ण रूप से काम करती है। राज्य के 4 अंग होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं जिन्हें सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है: दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य, मित्र, क्षेत्र या फिर भूभाग। राज्य एक राजनीतिक अवधारणा के निकट है, वही राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा के नजदीक है। राज्य वह है जहां पर अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग और अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं और उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो अलग अलग रहा हो। राष्ट्र की अगर हम नेशन की बात करें तो जिनके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो एक ही रहा हो, उनका कल्चर लगभग लगभग सेम हो, लैंग्वेज लगभग लगभग उनकी क्या रही हो, सेम हो। बात करते हैं भारत की, तो भारत एक राज्य और राष्ट्र दोनों की श्रेणी में आता है, जबकि यूएसए सिर्फ और सिर्फ राज्य की श्रेणी में आता है, राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आता है। आज हम एक अलग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। अब राज्य जब बना तो उसकी उत्पत्ति हुई तो कैसे कैसे सिद्धांत थे। तो पहला सिद्धांत है राजत्व का देवीय सिद्धांत। राजत्व का देवीय सिद्धांत। अब देखो, सबसे पहले हम इस थ्योरी को जानते हैं। ये कहानी है आज से हजारों लाखों वर्ष पहले की, हजारों वर्ष पहले की ना, हजारों वर्ष पहले की। उस वाले टाइम हमारे राज्य कैसे बने हुए थे, हम उसको एक बार फटाफट से जो क्लियर कर देते हैं। पहली जो थ्योरी है उसका नाम है राजत्व का देवीय सिद्धांत। लोगों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, लोगों ने बताया है कि राज्य इस आधार पर बने हैं। राज्य मैंने बता दिया, भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, जिसके पास ये 4 कंपोनेंट होते हैं वो स्टेट की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं राज्य के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो 1000 साल पहले की बात है, जब और एक व्यक्ति हुआ करता था जिसके सपने में भगवान शिव आते हैं और उस व्यक्ति को कहते हैं कि पार्थ, आज के बाद में ये वाला एरिया जो है यहाँ से तेरे को टैक्स लेना है। तो व्यक्ति सुबह उठता है, आंख वगैरह धोता है, मुंह वगैरह धो के फ्रेश वगैरह होता है और गांव वालों के बीच में पहुंच जाता है और गांव वालों को कहता है, सुनो सुनो सुनो, रात को मेरे सपने के अंदर भगवान शिव आए थे और भगवान शिव जी ने मेरे को कहा कि भोले भाले बच्चे, तेरे को इस गांव से टैक्स लेना है। और सुनो, अगर आपने टैक्स नहीं दिया है या फिर आप नहीं देना चाहते या फिर आपने कोई भी सवाल जवाब किया तो साक्षात भगवान आपसे निपट लेंगे। और लोगों के जो लोग जो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये वो वाला टाइम था जब रूढ़ी प्रथा अपने पीक पे हुआ करती थी और लोगों ने उस व्यक्ति को राजा मानना शुरू कर दिया। लोगों ने उस व्यक्ति को राजा मानना शुरू कर दिया, लोगों का यही भगवान है। लोगों ने धीरे 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 उस व्यक्ति को राजा बनाया, उसके बेटे को राजा बनाया, पोते को राजा बनाया, ऐसे करते करते पूरी श्रृंखला चली और एक नया क्षेत्र, नया सिद्धांत आया जिसका नाम है राजत्व का देवी सिद्धांत। ये बात भले ही तुमको मजाक लग रही होगी, पर एज एग्जाम्पल अगर हम सोच के देखें कि मेवाड़ राजस्थान की एक रियासत है जिसका नाम है मेवाड़, जहां पर गुहिल वंश का राज हुआ करता था, जिसका एक प्रतापी शासक था जिसका नाम था बप्पा रावल। कहानियां ये कहती है कि बप्पा रावल जो है वो खुद को जो मेवाड़ का राजा नहीं माना करता था। मेवाड़ उस वाले टाइम, मेवाड़ की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी नागदा।
उदयपुर के अंदर एक जगह है। तो बप्पा रावल खुद को एकलिंग जी का अवतार, एकलिंग जी का दीवान माना करता था। यानी एकलिंग जी शिव जी को कहते हैं और बप्पा रावल कहता था कि मैं भगवान शिव का, शिव जी का या एकलिंग जी का दीवान हूँ। दीवान यानी प्रधानमंत्री की पोस्ट। तो बप्पा रावल कहता था कि मैं भगवान शिव जी का भेजा हुआ एक दूत हूँ। वास्तविक राजा जो है एकलिंग जी है, यानी शिव जी है। मैं तो यहाँ पर खाली रह रहा हूँ। और हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे राजस्थान की मिडाइवल हिस्ट्री, जहां पर हम पढ़ेंगे मेवाड़, जहां हम पढ़ेंगे बप्पा रावल के बारे में, तो हम एक बात लिखेंगे कि बप्पा रावल अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानता था। राजस्थान हिस्ट्री के अलावा अगर हम बाहर निकलते हैं तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक शब्द यूज में लिया जाता है, अल्लाह जिलाई। अल्लाह जिलाई का मतलब होता है अल्लाह का प्रतिनिधि, है ना। तो इतिहास के अंदर खूब सारे लोग अपने आप को राजा नहीं मानते, राजा अपने आप को जो है वो भगवान का दीवान माना करते थे, है ना। तो पहला सिद्धांत हो गया राजत्व का दिव्य सिद्धांत। तो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और अपने राज्य में अपने राज्य में ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। ये कोई सिद्धांत है तो राजत्व के देवी सिद्धांत। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, मेवाड़ का शासक बप्पा रावल स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानता है ना। अब एक और सिद्धांत है, एक 2 नंबर थ्योरी है, जिसका नाम है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सामाजिक समझौते के साथ एक और सिद्धांत है जिसका नाम है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अपनी कहानी वापस शुरू होती है। ये कहानी है 2000 साल पहले की। वापस हम 2000 साल पहले जाते हैं। एज एग्जाम्पल अब आपको समझना है। अब आपको कुछ कल्पनाएं करनी है, उन कल्पनाओं को सत्य घटनाओं पर लाना मेरा काम है ना। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या कह रहा है, कोई ए कबीले हुआ करता था जिसका नाम था ए, कोई एक कबीला हुआ करता था जिसका नाम था बी। कबीलों का मतलब होता है आपस के अंदर छोटे छोटे ग्रुप हुआ करता था जहां पर लोग रहते थे। ए कबीला जो है वो थोड़ा पावरफुल था, बी कबीला थोड़ा कमजोर हुआ करता था। बी थोड़ा क्या था, कमजोर था। ए कबीला थोड़ा पावरफुल था, शक्तिशाली लोग हुआ करते थे, खूब सारे पैसे हुआ करते थे, चलती गाड़ी से बियर की बोतलें फेंका करते थे, और मतलब इनकी दहशत अलग हुआ करती थी ए कबीलों की। खेती करते सारे जमींदार लोग हुआ करते थे, नंबरदार जिसे कहते हैं, नंबरदार लोग हुआ करते थे। तो कहानियां ये कहती है कि ए कबीले के कई लोग एक दिन अचानक जाते हैं और बी कबीले के धान को खेती के अंदर जो हुए हैं पैसे वगैरह जो है वो लेकर के वापस आ जाते हैं। एक कबीले वापस आ जाते हैं, कबीले के लोग जो वापस आ जाते हैं। बी कबीलों ने देख लिया, ए कबीले वाले वापस आते हैं और वापस ले जाते हैं। धीरे धीरे इनकी शक्ति बढ़ी और एक ऐसा टाइम आया जब ए कबीले के लोगों ने बी कबीले के लोगों को साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि वो घर के अंदर आते गाड़ी रोक के, अपने जो उंगली के अंदर गाड़ी का छल्ला घुमाते हुए अंदर घर के अंदर आते, घर के अंदर आके पूछते बताओ भाई कहाँ छुपा रखा है तुम लोगों ने पैसे को। तो घर वाला जैसे नहीं बताता तो फिर वो उसकी पिटाई कर देते तो फिर वो घर वाले जो है उसको पैसे धान वगैरह है वो दे दिया करते। तो ए कबीलों की दहशत जो है वो बी कबीले के अंदर भयंकर रूप से फैली हुई। कहानी एक ऐसे मोड़ पे आके रुकती है
जब बी कबीले के कुछ लोग एक दिन भयंकर रूप से परेशान हो जाते हैं, और अब उन लोगों ने कहा कि यार अगर ऐसे ही हमसे छीन छीन के ले जाएंगे तो हम अपना पेट तो नहीं पाल पाएंगे, ना ही ए कबीले के लोग मेहनत कर पाएंगे, और हम भूखे मर जाएंगे। बी कबीले के लोग भयंकर बीमार हो गए, भयंकर गरीब हो गए। एक टाइम की बात है जब बी कबीले के लोगों ने गांव के पीपल गट्टे पर एक चौपाल जिसे कहते हैं, वहां पर एक मीटिंग बैठाई, और उस मीटिंग के अंदर कहा, यार तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ अलग करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो शाने शाने लोग जो है वो सारे के सारे भिड़े होते हैं। गांव के सरपंच साहब बैठे रहते हैं, और सरपंच साहब को कहते हैं कि सरपंच साहब, आप हमारे गांव के सरपंच हो, आप जो न्याय करोगे वो हमारे लिए मंजूर होगा, पर हमें अब एक कबीलों को सबक सिखाना पड़ेगा। सरपंच साहब ने कहा, बात अच्छी है आपकी। सरपंच साहब ने एक व्यक्ति को खड़ा किया जो मुस्टंडा टाइप का, जिम विम जाने वाला, और सरपंच साहब ने कहा तू खड़ा हो। वो बंदा खड़ा होता है, और सरपंच साहब कहते हैं इधर आ। उस व्यक्ति को बुलाते हैं, और सरपंच साहब कहते हैं, यार तू थोड़ा मेरे को शक्तिशाली लग रहा है, तो यार तू एक कबीलों से लड़ाई करेगा? उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मैं अकेला हूँ, सामने 20 बंदे आएंगे, मैं अकेला कैसे लड़ सकता हूँ? या तो साफ साफ कह दो कि तेरे को मरना है ना, या फिर ये घुमा के कहने की क्या बात है कि भी तेरे को लड़ना है? तो फिर उस सरपंच साहब के मन में एक, दिमाग में एक आइडिया आया, यार तू अकेला है, तू ऐसे नहीं लड़ सकता, तो क्यों नहीं हमारे घर से एक एक आदमी तेरे साथ जाए? तू अकेला है, तू नहीं लड़ सकता, क्यों नहीं हमारे घर से एक एक आदमी तेरे साथ जाए? क्यों नहीं हमारे घर से एक एक आदमी तेरे साथ ही जाए? हमारे घर से 100 घर हैं हमारे गांव में, 100 घरों से एक एक आदमी जाएगा तो 100 घर हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे, एक टू हो जाएगा 101। और उस व्यक्ति के मन में ऐसे थोड़ा वो मोटिवेट हुआ, 101 है, हमने 20 आएंगे, अब की बार लड़ लेंगे। पर अगर हम लड़ाई करते रहे तो हम खेती कैसे करेंगे? हम खेती नहीं करेंगे तो हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे। हम तुम्हें बचाने के लिए हम मरे जा रहे हैं, हमारा परिवार मरा जा रहा है। सरपंच साहब ने कहा, तुम्हारे परिवार की चिंता मत करो, तुम्हारे गांव के अंदर जो 100 घर है, हमारे गांव के अंदर जो 100 घर है, उन 100 घरों से एक एक आदमी जाएगा, तू उनको लेकर के जाएगा, एक एक आदमी जाएगा, तुम्हें कमाने की कोई जरूरत नहीं है। हम 100 घरों से थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से का 10 कुंटल, अगर मान लो धान हो रहा है तो एक एक कुंटल तेरे को दे देंगे, अपनी इच्छा से दे देंगे, बस तू हम हमारी रक्षा करते रहना। और वो बंदा राजी हो जाता है, और वो कहता है अपने को बस करना ही क्या है, सिर्फ लड़ाइयां करनी है एक कबीले के लोगों से। एक मैं हो गया, 100 ये हो गए, 101 बंदे हैं, ढंग से मारेंगे इनको। और रही बात कमाने की, तो बी कबीले वाले लोग कमा तो पहले ही रहे थे, पहले तो उनको कुछ ही नहीं मिल रहा था। इस बार वो अपनी इच्छा से जो है वो घर तीर्थ जो है वो कुछ ना कुछ दे दिए जाते, हर एक घर से दे दिए जाते। एक कबीले के पास, सॉरी, उस व्यक्ति के पास खूब सारे पैसे आ जाते, पैसे आ जाते तो धीरे 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 वो व्यक्ति जो है वो एक कबीले के लोगों से लड़ता। धीरे धीरे ये अवधारणा बन गई कि ये लड़ेगा, इसका बेटा लड़ेगा, इसका पोता लड़ेगा। तो ये जो लड़ने वाले लोग हुआ करते थे वो तो थे राजा। एक एक घर से एक एक आदमी आया, वो हो गई सेना। वो क्या हो गई? सेना। और हर घर से पैसे दिए जाते, वो था जो है वो जो टैक्स। वो क्या था? टैक्स था। धीरे धीरे वो टैक्स की श्रेणी में आने लग गया था, है ना। वो पैसे थे, सहायता के लिए पैसे थे व्यक्ति के पास। अब उसके पास खूब सारे पैसे होते, वो इसको भी दे देता, 100 लोगों को भी दे देता, खुद भी रख लेता। अब 100 लोग भी अपना घर का जो पेट पाल रहे हैं, और एक व्यक्ति भी अच्छे ढंग से अपने परिवार का पेट पाल रहा है। तो एक व्यक्ति जो राजा बन जाता है, खूब सारे 100 लोग जो इसकी सेना बन जाता है। ये कहानी दिमाग में तुम्हारे आ रही होगी, पर अब इसको हम ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। एज एग्जाम्पल, जैसे मान लो अभी जैसे मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे 2024 में। मुख्यमंत्री के चुनाव के अंदर आप लोगों ने कुछ ही नहीं किया। आप लोगों ने एक व्यक्ति को चुना, आपने उस व्यक्ति को कहा कि यार तू हमारी रक्षा करना, हमारे राजस्थान के अंदर कोई बाहर से आ नहीं जाए, कोई जो है वो अनैतिक काम नहीं हो जाए, कोई अवैध व्यापार नहीं हो जाए, है ना। तो ये सब की जिम्मेदारी हम तेरे को दे रहे हैं, हम ये सब जिम्मेदारी हम तेरे को दे रहे हैं। अब वो जिम्मेदारी जो थी वो तो था वोट। तो व्यक्ति को चुना वो था भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा वर्तमान में क्या है? एक राजा। हालांकि राजा नहीं है, पर वो तुम्हारा प्रतिनिधि है। वो तुम्हारा क्या है? प्रतिनिधि है। और
ये जो तुम पावर, ये पहले तो टैक्स दिया करते थे, आज तुम वोट के माध्यम से पावर देते हो, मत के माध्यम से पावर देते हो, इलेक्शन के माध्यम से तुम पावर देते हो कि भाई ये हमारे वोट तेरे पास है, तब तू हमारी रक्षा करेगा, तू हमारी रक्षा करेगा। तो अब उस वाले टाइम तो क्या हुआ करता था कि राजा जो है वो जब तक मरेगा नहीं तब तक तुम पर राज किया करता था। पर वर्तमान में भजनलाल जी शर्मा 5 साल के लिए राज करेंगे, 5 साल के लिए ही राज करेंगे। तो ग्राउंड स्तर पर इसको समझना अच्छा हो गया। अब अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि क्या पुलिस पुलिस अच्छी है या नहीं है, क्योंकि कई सारे युवा लोग जो हैं, जिनके जो जो उम्र का प्रभाव इस बात पे दिखता है कि वो पुलिस वालों की बेइज्जती करके आर्मी वालों के स्टेटस लगा देते हैं। उनको लगता है कि भी आर्मी सब कुछ है, पुलिस वालों को तो वो गालियां निकालते हैं, हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। तो मेरा सवाल तुम लोगों से ये है कि क्या पुलिस वाले खराब है? अब अगर मैं तुम्हें मेरे जो आंसर देना चाहूँ तो वास्तव में बताऊं तो पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस वालों से अच्छा काम तो कोई कर ही नहीं रहा। तुमसे ज्यादा तुम्हारी जान की फिक्र, तुम्हारे शरीर की फिक्र, तुम्हारे खुद की फिक्र किसको है? पुलिस वालों को। एज एग्जाम्पल, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं गाड़ी से जा रहे होते हैं, जयपुर से आ रहे होते हैं, तो रास्ते के अंदर अगर हमने पुलिस पुलिस वालों ने हमको रोक लिया, तो हम मन ही मन जो है वो गाली निकालते रहते हैं। हमारा कई बार तो गुस्सा उनके ऊपर फूट ही जाता है कि यार ये क्या तरीका है, आ जाते हो तुम लोग मुंह उठा उठा के, क्या चेक करते रहते हो, हम कोई टेररिस्ट थोड़ी है। यकीन किया करो, अगर एक दिन के लिए पुलिस वाले चेक करना बंद कर दे तो राजस्थान के अंदर खूब सारे टेररिस्ट आ जाएंगे, है ना। तो पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एज एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब हम इस सिद्धांत को लिखते हैं, अब हम इस सिद्धांत को लिखते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ईओआरओ के लिए पॉलिटी सफिशिएंट है ये। ईओआरओ से पढ़ लेना, इस पॉलिटी से बाहर नहीं जाएगा आप, लेकिन आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे भाई। आप क्वेश्चन करते रहना, पॉलिटी पढ़ते रहना, कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर जाएगा तो देख ले। तो सामाजिक समझौते के साथ यह सिद्धांत जो लोग होम्स और रूसो ने दिया। किसने दिया था? इस सिद्धांत से पहले मैंने बताया था कि एक कबीले के लोग शक्तिशाली थे, तो पहले था मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब होता है मछलियों का न्याय। एक बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खा जाती है, एग्जैक्टली वैसे ही एक कबीले के लोग जो है बी कबीलों पर अत्याचार कर रहे थे। परंतु राज्य के लोगों ने समझौते के आधार पर, समझौते के आधार पर क्या क्या समझौते के आधार पर राजा को अधिकार दिए तथा बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी। क्या दी? सुरक्षा की गारंटी दी। ये समझ आ गया ना कि भी प्राचीन में मत्स्य न्याय की थी, परंतु राज्य के लोगों ने समझौते के आधार पर राजा को अधिकार दिए तथा बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी। बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी। वर्तमान में लोकतंत्र के माध्यम से, वर्तमान में लोकतंत्र के माध्यम से जनता अपना
प्रतिनिधि चुनती है ना। अब ये सिद्धांत समझ में आ गया होगा कि ये सिद्धांत जॉन लॉक और थॉमस होब्स और रूसो ने दिया था। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग पहले मत्स्य न्याय था, फिर कालांतर के अंदर जो है वो राजा राज्य के लोगों ने अपने अधिकार राजा को सौंपे, राजा ने उन्हें बदले में सुरक्षा की क्या दी, गारंटी दी। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वर्तमान में लोकतंत्र के माध्यम से जनता जो है वोट दे ही रही होती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं, ये तुम्हारे समझ में आ गया। अब हम आगे एक इंटरेस्टिंग समझते हैं। फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोंटेस्क्यू। फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। क्या किया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत क्या है शक्ति पृथक्करण का, वो जानते हैं। देखो, अब से पॉलिटिक्स शुरू हो रही है, अच्छे से शुरू हो रही है। पीछे तक तुम्हारे जो बेसिक सा नॉलेज चला था, अब हम शुरू कर रहे हैं। ये चीजें अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो ये मान के चलो आगे की चीजें एकदम आसान हो जाएगी। अब अगर चीजें समझ में नहीं आई तो आगे क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारी चीजें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यही मैं बोलने वाला हूँ। ये कानून बन गया यार, वो बन गया यार, फलाना ढिमकार, संविधान संशोधन हो गया यार, ये हो गया यार, वो हो गया। अब जो मैं बता रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने जो कान जो है वो शेफर्ड कुत्ते की तरह खड़े कर लीजिए और सुनिए आराम से। एक राजा जो होता है उसके पास कितनी पावर होती है? तो आप कहोगे कि राजा के पास सारी पावर होती है। कैसी कैसी पावर? तो राजा कानून बना सकता है अपनी प्रजा के लिए, उस कानून को प्रजा पर लागू करवा सकता है, और अगर प्रजा पर अत्याचार वगैरह हो रहा है तो राजा न्याय कर सकता है। यानी तीनों काम एक ही बंदा कर सकता है। कानून बनाने का मतलब, हम जब 10वीं क्लास के अंदर हुआ करते थे तो एक चैप्टर लगा करता था इंग्लिश के अंदर। उस चैप्टर के अंदर ये था कि कोई एक राजा और एक चेला हुआ करता था। गुरु और चेला, सॉरी, गुरु और चेला हुआ करते थे। उस गुरु और चेले जो है वो एक दिन अचानक से कहीं दूसरे गांव में जा रहे थे। तो जैसे वो दूसरे गांव में जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव आता है, वो दोनों दोनों वहां रुकते हैं। चेले को लगा कि गुरु जी कुछ भूख लगी है, तो ना पास की दुकान से जाकर के कुछ खाने को लाया जाए, अपनी भूख मिटाई जाए। राजा ने कहा, आप तू जा पास की दुकान से, ये पैसे ले जा और कुछ जो खाने की चीजें है वो ले आ। चेला जब जाता है तो देखता है कि भी पूरे गांव के अंदर सारी दुकानें बंद है, गांव के लोग सो रहे हैं। दिन की बात है, ये हमारे चैप्टर लगा करता था इंग्लिश के अंदर 10वीं क्लास के अंदर, उसकी कहानी है। और सारे गांव के लोग सो रहे होते हैं, दुकानें सारी बंद हो रही होती है। फिर वो जाकर के राजा को कहता है, तो सॉरी, वो जो गुरु है उनको कहता है कि गुरु जी, मतलब गांव के अंदर गया था, गांव की सारी दुकानें दोपहर को 2 बजे बंद पड़ी है, गांव के लोग सो रहे होते हैं। तो गुरुजी ने कहा, ऐसे ही धूप हो रही है ना, तावड़े के अंदर सारे सो जाते हैं, अपने गांव के अंदर वैसे ही सो जाते हैं कि धूप के अंदर क्या करना है, वैसे तावड़ा वगैरह लग जाएगा, लू लग जाएगी, है ना। जैसे राजस्थान के राज्यपाल दरबार सिंह जी को लगी थी, तो वैसे तो लू वगैरह लग जाएगी इसलिए सो जाते हैं। पर चेले के मन में अभी तक वो संशय बना हुआ था, ऐसे कैसे सो सकते हैं? सो सकते हैं पर कम से कम बच्चे तो नहीं सो सकते। वो तो कांच गोलियां खेलते हुए, गुच्ची डंडे खेलते हुए बाहर मिल ही जाते हैं, कोई गुल्फी वगैरह के गाड्डे तो मिलेंगे ही होंगे। पर वो फिर और घूमता है, 4-1 बजे से देखता है फिर भी गांव वाले सो रहे होते हैं। शाम को 6 बजती है, 6 बजते ही गांव वाले उठते हैं, सारे कोई मुंह धो रहा होता है, कोई कुछ ही को रहा होता है, और फिर वो जाते हैं खेत में, तो अपने धंधे लगते हैं। यानी वो रात को तो काम करते हैं, दिन में सोते हैं। और अब फिर उस चेले ने कहा, "यार, ये क्या सिस्टम है?" तो फिर वो चेला जाता है, गांव के लोगों से पूछता है, तो गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ राजा ने एक नियम बना रखा है, इस नियम के तहत दिन में तो हमें सोना है, रात में काम करना है। और चेले ने कहा, वेरी गुड, क्या नियम है, और क्या बना रखा है? तो फिर
उस व्यक्ति ने कहा कि पास में एक दुकान है, आपको 1 रुपए की जीती चीज मिलनी चाहिए दूसरे गांव के अंदर, हमारे यहाँ पर वो 10 पैसे की मिलती है। या ये मान के चलो कि जो चीज तुम्हें 10 रुपए की मिलती है दूसरे गांव के अंदर, हमारे गांव में 1 रुपए की मिलती है। चला सोचता है कि ये तरीका ठीक है, आजमा करके देखते हैं। तो वो किसी पास की दुकान में जाता है और जो 10 रुपए की मिठाई दूसरे गांव में मिलती है, उतनी मिठाई उस व्यक्ति को 1 रुपए में मिल जाती है। चेला खुश होता है और चेला अपने गुरुजी के पास जाकर कहता है कि गुरुजी, अपने को भी यही रहना है, अब कहीं नहीं जाना, बहुत भटक लिया, हम यहाँ तपस्या करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। और चेले ने कहा यहाँ आसपास के गांव में जो चीजें 10 रुपए की मिलती है, जो सामान 10 रुपए का मिलता है, यहाँ 1 रुपए का मिलता है। गुरुजी ने कहा कि जरूर इस गांव में या फिर गांव के जो राजा है उसमें कोई ना कोई खोट है, अपने ऐसे नियमों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने को यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। चेले ने जिद की, चेले ने कहा नहीं जाएंगे, इतना अच्छा देखो कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मिलती है, दूसरे गांव में 10 रुपए की मिलती है, यहाँ 1 रुपए में मिल जाती है। पर गुरु जी के लाख समझाने पर चेला जो है वो टस से मस नहीं हुआ। चेले ने जाने से इनकार कर दिया। गुरु जी दूसरे गांव में चले जाते हैं और गुरु जी कहते हैं कि एक दिन तू बुरा फंसेगा। वो कहानी तो आगे खूब सारी है, पर उस कहानी को हम एक बार विराम देते हैं। पर मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस राजा ने जो कानून वहां पर बनाया था, जिस राजा ने तो कानून वहां पे बनाया था कि दिन में तो सोएंगे और रात को काम करेंगे, वो तो कानून बना दिया, है ना। फिर कानून को लागू और कर दिया कि दिन में सभी को सोना है, दिन में सभी को सोना है। जो दिन में जागता दिख गया तो उसको मारेंगे, आडा घेर के पटक पटक के मारेंगे। राजा ने ये नियम बना दिया प्लस लागू कर दिया, 2 नियम हो गए। अब एक राजा न्याय करेगा, जब एज एग्जाम्पल प्रजा पर कोई अत्याचार हो रहा हो या फिर प्रजा के दो आपस के अंदर भाई भाई लड़ दिए, जैसे हम राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं मतीरे की राड करण सिंह और अमर सिंह के बीच में हो जाती है। तो वो अमर सिंह और करण सिंह के बीच में बहुत बाद में होती है, पहले उन किसानों के बीच में होगी थी। एक कोई मतीरिया है, मतीरा जिसे मतीरा कहते हैं, वो उसकी बेल तो करण सिंह वाले और खेत में, और जो मतीरा लग गया अमर सिंह वाले खेत में। किसान लड़ते लड़ते गांव वाले लड़ने लगे, गांव वाले लड़ते लड़ते राज्य के पास लड़ने, राज्य के पास लड़ते लड़ते और राजा लड़ने लग गए, अमर सिंह और करण सिंह, जोधपुर के राजा। आगे हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा उनकी बातें। और तो देख लो, न्याय कर रहे हैं कि मतीरे के लिए, और करण सिंह इस बात के लिए लड़ लिया कि मेरे किसान के खेत में अगर बेल लगी हुई है मतीरे की, तो मतीरा भी मेरे किसान का ही होगा। अमर सिंह ने कहा नहीं, मतीरा अगर मेरे किसान के खेत में आया है तो मतीरा मेरा होगा। दोनों इस बात के लिए लड़ रहे हैं, यानी न्याय भी कर रहे हैं अपने किसानों के साथ। तो 3 पावर है, एक कानून बनाना, कानून को बनाना, एक पावर है कानून लागू करना, और एक पावर है न्याय करना या फिर न्याय की समीक्षा करना, है ना। एक पावर है न्याय करना, न्याय की समीक्षा करना। अब इसको अगर हम समझे, जो कानून बनाती है भारत के स्तर पर उसे हम कहते हैं विधायिका, उसे क्या कहते हैं, विधायिका। जो कानून को लागू करती है उसे हम कहते हैं कार्यपालिका, विधायिका कार्यपालिका। और भारत के अंदर जो न्याय करती है उसे हम कहते हैं न्यायपालिका। अब हम इसको ग्राउंड लेवल पर समझते हैं। अभी तक तुम्हारे दिमाग में इतनी चीजें समझ आ गई, जो कानून बनाने वाली विधायिका है, लागू करने वाली कार्यपालिका है, न्याय करने वाली न्यायपालिका है। अभी इतनी समझ में आई है, इतनी समझनी है, तुम्हें ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे भारत में कानून बनाने वाली संस्था है, उसे हम कहते हैं संसद, उसे हम क्या कहते हैं, संसद। संसद के 2 सदन होते हैं, 2 सदन है, एक लोकसभा है, एक सदन है राज्यसभा। लोकसभा के अंदर 543 बंदे बैठे रहते हैं, राज्यसभा के अंदर 245 व्यक्ति बैठे रहते हैं। लोकसभा राज्यसभा किसके सदन है, किसके पार्ट है, संसद के। संसद क्या करती है, कानून बनाती है, इसलिए संसद को क्या कहा जाता है, विधायिका। अगर हम बात करते हैं कार्यपालिका की ओर, तो कार्यपालिका के अंदर दो जो कानून लागू कर रहे हैं, एक तो स्थायी नौकरशाही, एक होता है अस्थायी मंत्री परिषद। आगे हम पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे अच्छे ढंग से।
वही ये होता है सुप्रीम कोर्ट, इसके अंडर में होता है हाई कोर्ट। वापस सुनो, वापस समझो इस चीज को। कानून बनाता विधायिका है, लागू कार्यपालिका करता है न्याय, न्यायपालिका करती है। विधायिका के अंडर में आती है संसद, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर 543 व्यक्ति बैठे रहते हैं, राज्यसभा के अंदर 245 बैठे रहते हैं। कानून लागू करती है कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंदर एक तो स्थायी नौकरशाही जो आरएएस आईएएस बंदे सेलेक्ट होते हैं वो होते हैं, प्लस अस्थायी मंत्री परिषद होती है, मंत्री बैठे रहते हैं। इसका मतलब अस्थायी इसलिए क्योंकि 5 साल के बाद चुनाव होना है, चुनाव होने के बाद वापस घर पे बैठ, अगर जीत गए तो वापस मंत्री परिषद, हार गए तो अपने घर पे बैठ जाओ। तो अस्थायी मंत्री परिषद है। अब वो कानून बना गया, लागू कर दिया, सही लागू किया कि गलत किया, उसका न्याय करेगी न्यायपालिका। पूरे भारत के अंदर न्यायपालिका जो न्याय करते हैं वो एक ही संस्था है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हर राज्य के अंदर एक कोर्ट बना हुआ है जिसे कहा जाता है हाई कोर्ट। हमारे राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर बना हुआ है। हमारे राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट पहले जयपुर के अंदर हुआ करता था, 1956 को, और जो है वो हाई कोर्ट को जोधपुर लेके थे। उसकी खंडपीठ जयपुर के अंदर है। जब हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ेंगे तब इन बातों को जानेंगे, तब इन बातों को जानेंगे। इतनी बातें समझ आ गई। ये तो देखो केंद्र की बात है। अब हम राज्य की बात करते हैं, तो राज्य की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। विधान परिषद, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं एमएलए, विधान परिषद के सदस्य कहलाते हैं एमएलसी। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर एमएलसी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये विधानसभा और विधान परिषद है। हर राज्य के अंदर विधानसभा है, सारे राज्यों में विधानसभा बना दी। अब कुछ बड़े बड़े राज्य हैं वहां विधान परिषद और बना दी। तो 6 राज्य है जिनमें विधान परिषद है, बाकी सारे राज्यों में विधानसभा है। बाकी सारे राज्यों में क्या है, विधानसभा है। राज्यों के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ वैसे की वैसी, तो राज्यों के अंदर राज्य विधानमंडल। अब उसके अंदर क्या आता है फिर, स्थायी नौकरशाही, और अस्थायी मंत्री परिषद। हाई कोर्ट मैंने बताया था कि इसके अंडर में आता है, पर वो राज्य के अंडर में हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के अंडर में होता है अधीनस्थ न्यायालय। हाई कोर्ट के अंडर में क्या है, अधीनस्थ न्यायालय। ये लो भाई मेरे देश प्रेमियों, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि भाई कानून बनाती विधायिका है, लागू कार्यपालिका करती है, न्याय न्यायपालिका करती है। विधायिका संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। कार्यपालिका के अस्थायी स्थायी नौकरशाही अस्थायी मंत्री परिषद होती है। न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट होता है। राज्यों के अंदर राज्य विधानमंडल होता है, विधानसभा जिसके सदस्य एमएलए कहलाते हैं, विधान परिषद के सदस्य एमएलसी कहलाते हैं। राजस्थान में विधानसभा के सदस्य है 200, कितने हैं, 200। अस्थायी नौकरशाही स्थायी मंत्री परिषद सेम का सेम राज्यों में होता है। भारत का एक कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, राज्य का कोर्ट हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंडर में आता है अधीनस्थ कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। यानी आपका कोई मामला है तो सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में जाएंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई, तो अब बताओ कोई डाउट है क्या? मुझे लगता है आप कोई डाउट नहीं बता होगा। फिर भी कोई अगर आपको हमारा डाउट है, फिर भी तुम्हारे मन में कोई ना कोई किंतु परंतु है, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि एक बार वापस समझना चाहिए, या फिर भी तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे कुछ चीजें सुनने नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं, तो मैं आपको एक ही राय देना चाहता हूँ कि आप महंगे महंगे कोर्स परचेज ना करें। आप अच्छा सा सस्ता सा एक जो है वो कॉपी बपरा लेना। अपने जो टेलीग्राम पर पीवाईक्यू लगने वाले हैं वो लग चुके हैं, ये मान के चलो। आप जब ज्वाइन करोगे तो लग जाएंगे, और आप बस उन क्वेश्चनों को सोल्व करते रहो। टेस्ट सीरीज का क्या करना है क्या नहीं करना वो हम खुद देख लेंगे। क्वालिटी का बर्डन आप हम पर छोड़ सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
अपने दोस्तों, साथियों, दुश्मनों को अपने यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करवा दीजिए 1 तारीख से पहले पहले। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया तो वेल एंड गुड, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिलने वाला है। वहीं अगर आपने 1 तारीख के बाद जो है वो ज्वाइन किया तो आपको एक बैरियर के रूप में फीस देनी पड़ेगी, जो हमने महज ही 100 रुपए रखी है। तो आशा करता हूँ आपको आज वाली चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्यारा सा कमेंट आप कमेंट द्वार के अंदर रखें, ताकि हम उसको देख करके थोड़े मोटिवेट फील कर सकें। तो ऐसे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।